रहे हैं। जी हां, इनेलो को एक बार और झटका लगा है। दल बदल की राजनीति एक बार फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। सिरसा से ये बड़ा झटका इनेलो को लगा है, क्योंकि तमाम अगर हम पिछली बार की बात करें, कई नेताओं ने दामन छोड़ा है और इस बार दामन छोड़ा है युवा इनेलो नेता पवन बेनीवाल ने। बता दें आपको कि वो पूर्व सांसद विद्या बेनीवाल के भतीजे हैं और उन्होंने इनेलो का दामन छोड़ दिया है। जिला परिषद के सदस्य भी हैं पवन बेनीवाल और उन्होंने छोड़ दिया है इनेलो का साथ। उन्होंने कहा है कि पार्टी में उनका कोई मान सम्मान नहीं है, उनका मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। बेनीवाल ये कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल के नाम पर इनेलो इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो यही दिए जा रहे हैं उनकी तरफ से कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभय चौटाला के बेहद नजदीकी रहे हैं बेनीवाल। लेकिन सवाल यही है कि इनेलो में आखिरकार बिखराव दर बिखराव क्यों आता जा रहा है? क्यों इनेलो अपने ही लोगों को, अपने ही नेताओं को, अपने ही महत्वपूर्ण लोगों को टूटने से बचा नहीं पा रही? आखिरकार क्यों लगातार बिखराव आता जा रहा है पार्टी में? और इस बार झटका दिया है पवन बेनीवाल ने, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। पूर्व सांसद विद्या बेनीवाल के भतीजे हैं पवन बेनीवाल और उन्होंने कहा है कि पार्टी में मान सम्मान उचित उनको नहीं मिल पा रहा है और पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल के नाम पर ब्लैकमेलिंग का काम कर रही है और यही वजह है कि उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, सिरसा से ये बड़ी खबर। और बीजेपी में भी जाने के उन्होंने संकेत दे दिए हैं और सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है पवन बेनीवाल ने। मेरे साथी इन लोगों अलविदा कह रहे हैं। इनकी दमनकारी नीति है, ये ना तो किसी का सम्मान करते, ना कार्यकर्ता का इस पार्टी में सम्मान है, ना मान है, ना सम्मान है, इसलिए हम इसको अलविदा कह रहे हैं। मन तो यही है, अगर भाजपा ज्वाइन करेंगे, भाजपा की तरफ से दावा भी पेश करेंगे। अगर टिकट देती है तो चुनाव भी अवश्य लड़ेंगे। आज का उद्देश्य तो ये है इनेलो छोड़ने का ऐलान करना है तो वो अभय चौटाला के खिलाफ भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जी हां, अपनों की दगाबाजी लगातार सामने आती जा रही है। कहीं ना कहीं अभय चौटाला के बेहद करीबी माने जाते रहे पवन बेनीवाल, लेकिन ये सियासत है और सियासत में ना तो किसी का कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। पवन बेनीवाल ने ये साफ कहा है कि वो मौका मिलने पर अभय चौटाला के खिलाफ भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमित तिवारी। अमित, इनेलो के लिए कितना बड़ा झटका माना जाए, क्योंकि पार्टी बिखराव दर बिखराव की तरफ आगे बढ़ रही है? पूरा परिवार जो है इनेलो के लिए समर्पित रहा है। कई बार इनके परिवार से विधायक और जो सांसद भी रह चुकी हैं, इनकी जो ताई जी हैं वो राज्यसभा सदस्य रही हैं, उनके ताऊ जी विधायक रहे थे, तो निश्चित रूप से सिरसा में इनेलो के लिए। बिल्कुल अमित, आप लाइन पर रहिएगा। हमारे साथ खुद पवन बेनीवाल इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। बोलिए जी, जानना चाह रहे थे, इनेलो का दामन छोड़ दिया आपने, क्या वजह रही इसके पीछे? इसके पीछे वजह सिर्फ यही है, जिस पार्टी में मान सम्मान ना हो उस पार्टी में रहने का क्या फायदा है? जी जी, चौधरी, हाँ जी जी, किस तरह का व्यवहार हुआ? आपने कहा कि मान सम्मान नहीं हो रहा, किस तरह का व्यवहार हुआ आपके साथ पवन जी? हम जब छोड़ा नहीं है जी, हमारे से छुड़ाई या धक्के दे के निकाला गया है जी। इससे पहले क्या
जहानाबाद से जब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कैंडिडेट है वहाँ कोई टिकट मांगे तो जी, तो यानी आपका ये कहना है कि जो इल्जाम आप पर बिल्कुल टिकट का बिल्कुल कोई हमारी इच्छा नहीं थी, सिर्फ मान और सम्मान के पीछे हमने ये पार्टी छोड़ी है। जी। हम इस पार्टी के सिर्फ पारिवारिक सदस्य थे, इनके सिर्फ पार्टी के नहीं, इनके पारिवारिक संबंध है हमारे। जी जी। जब हमारी ये हालात कर सकते हैं तो आम कार्यकर्ता का आप सोचिए क्या करते हैं। जी राजीव जी, सुना आपने, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि टिकट का कोई लालच नहीं था, लेकिन मान सम्मान जिस पार्टी में ना हो तो उस पार्टी में कैसे रहा जा सकता है? देखिए, एक सबसे बड़ी हमारी पार्टी में या किसी भी राजनीतिक दल में दिक्कत ये होती है कि सिस्टम्स आर पेनफुल बट फ्रूटफुल। हमारी पार्टी में हर चीज सिस्टम से चलती है। कई बार अपने पर्सनल या पारिवारिक रिलेशन के मद्देनजर किसी की अगर डिमांड ज्यादा हो जाती है तो वो जब डिमांड मीट नहीं हो पाती तो कई बार उन्हें दुख होता है। तो इसीलिए आदमी अगर सिस्टम के साथ चलेगा तो इस तरीके के प्रॉब्लम उसे नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे बहुत ट्रांसपेरेंट। लेकिन राजीव जी कहीं ना कहीं आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम काफी लोगों के लिए घुटन भी तो बनता जा रहा है। पार्टी में जिस तरह से झटके दर झटके लग रहे हैं विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, इस तरह के झटके लगना भी क्या पार्टी के लिए उचित है? देखिए, आप जिसे झटकों का नाम दे रहे हैं, झटके उसे कहते हैं जो नीतियों के आधार पर लगते हैं। झटके उसे लेते हैं जहां बगावत जनता के लिए की जाती है। झटके उसे नहीं कहते हैं जहां टिकट मिलने के बाद आदमी अपनी आवाज बुलंद करे और कुछ न कुछ बना कर ले आए। नहीं बात बिल्कुल। पवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, साफ तौर पर ये कह रहे हैं चौटाला जी के लिए सीट छोड़ी थी, वो सीएम बने थे। जी राजीव जी, पवन जी की बात आपने सुनी, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। क्या पार्टी के अंदर इस तरह की जो चीजें हैं, क्या आपसी जो सामंजस्य है उसको लेकर बातचीत नहीं की जाती? अगर कोई असंतुष्ट है शख्स, क्या उससे बातचीत की कोशिश नहीं की जाती है? देखिए, इन्होंने साफ तौर पे बोला कि वो उनके पारिवारिक सदस्य हैं। पारिवारिक हर बात में उन्होंने पॉलिटिकल बात नहीं, पारिवारिक बात करी है। तो मुझे लगता है कि मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या पारिवारिक मतभेद हैं, क्या बात रखना चाहते हैं, आपके अपने घर में दो लोग होते हैं, उनमें आपस में कोई मनमुटाव हो जाता है तो उससे आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं ले सकते हैं। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे भी नहीं रहे हैं और पॉलिटिकल बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। राजीव जी उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर मौका मिला तो वो अभय चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पॉलिटिकल स्टैंड
कहीं जो है अल्टरनेट नहीं नजर आ रहा था। जी, तो यानी बीजेपी ये इस विस्फोट को लपकने की कोशिश करेगी। क्या आपने दरवाजे खुले रखे हैं आपने पवन बेनीवाल के लिए, अगर वो संपर्क करते हैं? देखिए, ये पार्टी चुनाव के मौके पर लोग पार्टी बदलते हैं, ये राजनीतिक प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी गुण और दोष के आधार पर हर एक व्यक्ति को जो है उनका, अगर भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है और तो उसकी थोड़ा सा स्क्रीनिंग करके ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है साबित होगा, पार्टी ले रही है सबको। राजीव जी, इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि टिकट की आकांक्षा है और इस वजह से लगातार जो है वो लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी ने जिस तरह से अपने दरवाजे खोले हुए हैं, क्या उसके लिए आने वाले दिनों में दिक्कतें खड़ी नहीं हो सकती? राजनीतिक पार्टियां जो हैं कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं है, इसमें कोई कार सेवा करने के लिए आता है। यहाँ सब लोग जो है चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, चुनाव लड़ने की आकांक्षा। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipment approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. मन में विश्वास, इरादों में भी मजबूती, पर बिना रोजगार कैसे होंगे सपने साकार? पर अब हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब हम बात करते हैं आखिरकार कैसे पढ़ेगा प्रदेश। जी हाँ, कैसे बनेगा प्रदेश शिक्षा का हब? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कई बार ये कह चुके हैं कि वो हरियाणा को शिक्षा का हब बनाएंगे। लेकिन प्रदेश में शिक्षा की जो तस्वीर है, जो सच्चाई है, उसे देखकर ये लगता है कि सीएम साहब का ये सपना जल्द पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रदेश में शिक्षा की जो तस्वीर है, जो हालत है, वो बेहद खराब है। कहीं अध्यापकों की कमी है, कहीं स्कूलों में किताबें नहीं है, कहीं
चलते बच्चों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। वहीं दूसरी तस्वीर फरीदाबाद की है, जहां छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं। छात्र एमडीयू के रीजनल सेंटर की मांग कर रहे हैं। यानी साफ है कि प्रदेश के सीएम साहब कितना भी हरियाणा को शिक्षा का हब बनाने का ढिंढोरा पीटे, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। प्रदेश में शिक्षा का जो हाल है वो किसी से भी छिपा नहीं है। कहीं शिक्षा को लेकर धरना दिया जा रहा है तो कहीं ताला जड़ा जा रहा है। शिक्षा को लेकर छात्र सड़क पर उतर आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर शिक्षा पर सरकार इसी तरह मूक दर्शक बनी रही तो हरियाणा शिक्षा का हब कैसे बनेगा। हरियाणा न्यूज के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा और फरीदाबाद से जितेंद्र दहिया की रिपोर्ट। कहते हैं कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की हैं कि किस तरीके से बच्चे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर है, किस तरीके से स्कूलों पर ताला जड़ा जा रहा है। कहीं स्कूल में टीचर्स की कमी है, कहीं किताबें नहीं हैं, और इसके अलावा बता दें आने वाले भविष्य का निर्माण करेंगे। और यही कहा जा सकता है कि किसी भी देश का भविष्य युवा होते हैं, लेकिन अगर युवाओं की जो बुनियाद है वही कमजोर हो तो आखिरकार इमारत कैसी होगी। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता रेणु भाटिया जुड़ रही हैं। रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। शुक्रिया जी, शुक्रिया। मुख्यमंत्री जी कई बार ये लगातार दावे करते रहते हैं कि प्रदेश को शिक्षा का हब बनाया जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं या जो तस्वीरें हमारे सामने हैं, कहते हैं कि युवा देश का भविष्य होते हैं, और अगर इमारत की नींव कमजोर हो तो इमारत आगे चलकर किस तरीके से टिकी रहेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए ये बात इसमें दो राय नहीं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं जी। और अगर हम बच्चों को उनकी पूर्ण तरह से शिक्षा या उनके खेल की और या उनकी जो भी फ्यूचर बनने की उनकी चीजें हैं वो पूरा नहीं करेंगे तो वो जरूर पिछड़ जाएंगे। और बच्चों के पिछड़ने का मतलब है राज्य का पिछड़ना, देश का पिछड़ना। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो इस और विशेष ध्यान भी दे रही है। आप देखेंगे बजट में उन्होंने बहुत सारे टेक्नोलॉजी हाउसेस, टेक्नोलॉजी कॉलेजेस, इस तरह की इंस्टीट्यूशंस, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज, ये सब करने के लिए उन्होंने बजट में प्रावधान रखा था और इसको लागू करने वाले हैं। तो ऐसे में बच्चों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। इस चीज की पूरी बच्चे आशा भी कर रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि लक्ष्य की बात कर रहे हैं। आप कोई भी चैनल किसी भी टाइम, आपके चैनल भी और भी दूसरे चैनल्स को ऑन करके देखें, केवल एक ही ऐड चल रही है, सबसे बड़ा हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा। तो लक्ष्य तो इन्होंने पूरे किए हैं नंबर 1 हरियाणा में, लेकिन वो लक्ष्य इनकी जेबों तक जाते हैं, वो लक्ष्य इनके घर भरने में जाते हैं, वो लक्ष्य CLUs के माध्यम से इनके अपने अफसरों की और मंत्रियों के जेब भरने में गए। वो लक्ष्य इन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए पूरे नहीं। परंतु अपने तरीके से, देश हित के लिए नहीं, जनता हित के लिए नहीं, राज्य हित के लिए नहीं, अपनी जेब के हित के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रेणु जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
हम से इस तमाम बातचीत के लिए रेणु भाटिया हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ी हुई थी और कह रही हैं साफ तौर पर कि झूठे वादे किए गए सरकार की तरफ से, सब्जी बाग दिखाए गए और उसी का नतीजा है ये तस्वीरें। अनुज भाटिया हमारे साथ व्यवस्थापक प्रबंधक जुड़ गए हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी जी जी, थैंक यू। अनुज जी, जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी विडंबना इसे कहा जा सकता है। किसी भी प्रदेश में छात्रों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार है, कैसे पढ़े कैसे बढ़े, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। जी, जानना चाह रहे थे कि बिल्कुल छात्रों के सामने किस तरह की दिक्कतें हैं और क्या इसके पीछे आप वजह ही मानते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? जी जी मैडम, मैं आपको देखो बता दूं, ये ना एक राजनीतिक, मैं कह दूं कि राजनीतिक की साजिश है जो फरीदाबाद को बिल्कुल पिछड़ा समझा जा रहा है। क्योंकि देखिए अभी नगीना में अभी 5-10 दिन पहले ही रीजनल सेंटर खोला गया था और देखिए रेवाड़ी में भी भगत सिंह पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी, रेवाड़ी में 2 रीजनल सेंटर खोले गए हैं। जींद भिवानियों में भी अभी ताजा में ही यूनिवर्सिटियां बनाई गई हैं। लेकिन फरीदाबाद ही एक ऐसा शहर है जिसको बिल्कुल पिछड़ा समझा जा रहा है, इसके साथ बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है, इसके युवाओं के हितों के लिए बिल्कुल कुचला जा रहा है। मैं कहता हूँ अभी हमारे यहाँ, मैं आपको बता दूं, अभी हमारे यहाँ पे ना दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, तो मेरी उनसे स्पेशली मुलाकात हुई थी और बिल्कुल पूरी भीड़ के सामने मेरी उनसे बात हुई थी और पूरी मीडिया में आप सब के सामने उन्होंने मीडिया में सवाल पूछा था कि सर जो ये बच्चे 8-10 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल पानी पे हैं, तो इनके लिए आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं इनका समाधान कर देता हूं और मैं बिल्कुल। चलिए, हमारे पास समय की कमी है अनुज भाटी जी, और इस वजह से फिलहाल इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बिल्कुल आश्वासनों का दौर चलता रहा है, आश्वासन दर आश्वासन मिलते रहे हैं, लेकिन ये आश्वासन आखिरकार तब्दील कब होंगे व्यवस्था में, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।